हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे इंडिया रशिया पार्टनरशिप के बारे में। तो ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अभी 1993 में इंडिया और रशिया के बीच में एक ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन। तो उसके अभी 30th एनिवर्सरी थी, इस वजह से हम ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो क्यों है, छोटा सा इंट्रोडक्शन इसमें समझते हैं पहले कि ये क्या था, इसका हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट। तो बेसिकली क्या था कि 1993 की ट्रीटी आई थी, उससे पहले भी एक ट्रीटी थी 1971 की ट्रीटी, जो कि इंडिया और सोवियत यूनियन के बीच में थी। फिर उसके बाद तो ऑब्वियसली जब सोवियत यूनियन डिसॉल्व भी हो गया था, तो इसी वजह से 1993 की ट्रीटी फिर लानी पड़ी थी। तो पहले वाली जो ट्रीटी थी वो थी ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन, जो कि इंडिया सोवियत यूनियन के बीच में साइन हुई थी। और फिर उस ट्रीटी को 1971 वाली को 1993 की ट्रीटी ने रिप्लेस कर दिया था। ओके अब जो 1971 वाली ट्रीटी थी उसमें बात की गई थी कि अग्रेशन नहीं करना है, या फिर हम वॉर के ऊपर पीस को चूज़ करेंगे, बिल्कुल शांतिपूर्वक हमें रहना है, ये वगैरह। और वहाँ पर एक इस तरीके का एक सिक्योरिटी क्लॉज मतलब वहाँ पर आपको मिल जाता है आर्टिकल 9 में, जहाँ पर पीस, फ्रेंडशिप और कॉपरेशन वगैरह के भी बहुत सारे प्रोविजंस थे, जिससे हमारी इंडिया की जो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है वो भी इन्हांस होती है। अब क्या था कि 1993 की जो ट्रीटी थी बेसिकली वो पोस्ट सोवियत एरा में जो अडेप्ट हो गई थी, उसमें ये सिक्योरिटी क्लॉज नहीं था कि अगर कोई सामने वाला अग्रेशन करता है तो आप डिफेंस कर सकते हो। तो डिफेंस अगेंस्ट अग्रेशन वाला सिक्योरिटी क्लॉज वो लैक करती है। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा फाउंडेशन देख लेते हैं कि इंडिया रशिया रिलेशनशिप का क्या रहा है, एवोल्यूशन कैसे हुआ था। तो दोनों का ही मल्टीलेटरलिज्म पर दोनों इंटरेस्ट शेयर कर रहे हैं। फिर ग्लोबल पीस के बारे में बात करते हैं, प्रॉस्पेरिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं दोनों ही कंट्रीज़। साथ ही साथ म्यूचुअल रिस्पेक्ट रहता है, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के लिए रिस्पेक्ट है। ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है यहाँ पर। और इंटरनेशनल रीजनल इशूज़ पे दोनों का अलाइनमेंट रहता है। और एनुअल समिट हम लोग करते रहते हैं, जिसमें इंडियन पीएम और रशियन प्रेसिडेंट के बीच में ये एनुअल समिट्स के थ्रू ये इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया जाता है डायलॉग मैकेनिज्म। अब इसमें थोड़े से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि की इवेंट्स और माइलस्टोन्स इसके क्या रहे हैं वो हम समझेंगे। बिफोर दैट जस्ट वन मोर थिंग, ये लेक्चर synopsisias.com आप वेबसाइट पर जाओगे तो आपको यहाँ पर मेंस फाउंडेशन कोर्स मिल जाएगा। ये पर्टिकुलर लेक्चर मेंस फाउंडेशन कोर्स का पार्ट है। और जो मेंस के करंट अफेयर्स और जो एवरग्रीन कोर्सेज रहते हैं, एवरग्रीन टॉपिक्स रहते हैं, मेंस इन 300 कोर्स, जो आप स्पेशल कोर्स में जाके आप देख सकते हो। तो ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें से हर साल यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, तो वो टॉपिक्स आपके लिए करके जाना ज़रूरी है, चाहे आप यहाँ से करो चाहे कहीं और से करो। टॉपिक लिस्ट आपको यहीं पर ही वेबसाइट पर ही मिल जाएगी। ठीक है, मेंस इन 300 टॉपिक्स में आप जाना, ये टॉपिक्स आपके करके जाने बहुत ज़रूरी हैं। एंड में आपको ये टॉपिक लिस्ट मिल जाएगी। ओके, तो इसमें की माइलस्टोन्स या की इवेंट्स कौन कौन से थे। सबसे पहला है 1950 की ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन है, जो कि बेसिकली इससे हम दोनों ही कंट्रीज़ के बीच का रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हुआ था, जिसमें हम म्यूचुअल सपोर्ट की बात करते हैं। फिर इंडो सोवियत फ्रेंडशिप ट्रीटी आती है 1971 की, जिसमें दोनों ने कन्फ्लिक्ट्स के दौरान कोऑपरेट करना और मिलिट्री और पॉलिटिकल सपोर्ट एक दूसरे को देना, वो सारी चीज़ें आती हैं। फिर इकोनॉमिक कोलैबोरेशन, सोवियत यूनियन ने इंडिया का जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था उसको टेक्निकल असिस्टेंस और जॉइंट वेंचर्स वगैरह प्रोवाइड करके काफ़ी मदद की है, एड किया है सोवियत यूनियन ने। फिर न्यूक्लियर कॉपरेशन की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम में भी काफ़ी अच्छा खासा सपोर्ट मिला है हम लोग को रशिया से। तो ये 1988 अग्रीमेंट था, तो उसके थ्रू हमें इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम में काफ़ी सपोर्ट मिला था। फिर आता है पोस्ट कोल्ड वॉर एरा, जहाँ पर रिलेशनशिप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और 2000 का जो जॉइंट डिक्लेरेशन होता है ऑन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, उसके द्वारा हमारा रिलेशनशिप और ज़्यादा एलिवेट हो जाता है एक स्टेप आगे। फिर डिफेंस टाइज के मामले में अगर देखा जाए तो इंडिया ने रशियन मिलिट्री इक्विपमेंट इंपोर्ट करता है, इंक्लूडिंग जो ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम था वो भी वहीं से इंपोर्ट किया गया था। तो इसके थ्रू हमारा एंगेजमेंट दिखता है कि जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट हो गया, सबमरीन्स है, मिसाइल सिस्टम, ये सब चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं रशियन मिलिट्री इक्विपमेंट में। तो ये एक सक्सेसफुल जो जॉइंट वेंचर है वो तो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल एक देखा गया है दोनों कंट्रीज़ के बीच में। अब कुछ मेजर एरियाज़ होंगे इंडिया रशिया कॉपरेशन के और इनका सिग्निफिकेंस क्या है। तो रशिया सबसे पहले तो हमें डिफेंस आइटम सप्लाई करता है और R&D में इंडिया के साथ भी एंगेज करता रहता है। साथ ही साथ जो दूसरा है कि ब्रह्मोस मिसाइल ये को डेवलप्ड है और एक्सपोर्टेड है, जो कि हमारा जो रीजनल पावर बैलेंस है उसको मेंटेन करने में हेल्प करती है। ठीक है, और हम अपनी फ्रेंडली कंट्रीज़ को ये सिस्टम एक्सपोर्ट भी करते हैं। फिर इंटरनेशनल और मल्टीलेटरल कोऑपरेशन में जैसे इंडिया का जो UNSC परमानेंट
परमानेंट सीट है, उसके लिए भी रशिया ने सपोर्ट दिया है। NSG मेंबरशिप के लिए भी, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप की मेंबरशिप के लिए भी रशिया सपोर्ट देता है। एंड देन दोनों कंट्रीज़ इंटरनेशनल और मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस में कोलैबोरेट करती रहती हैं, जैसे ब्रिक्स में एंड SCO वगैरह में। एंड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स इनके चलते हैं, जैसे INSTC है जो कि हमारे जो रीजनल टाइज हैं उसको स्ट्रेंथन करने में हेल्प करता है, मतलब कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। तो बाकी हम इंटरनेशनल टेररिज्म के अगेंस्ट साथ में काम करते हैं, लड़ते हैं। ड्रग ट्रैफिकिंग हो गया या फिर अफ़गानिस्तान में कुछ कंसर्न्स हैं, उनके रिलेटेड हम लोग साथ में कोलैबोरेट करते रहते हैं। ट्रेड और इकोनॉमिक ऑपरेशन की अगर हम बात करते हैं तो उनका हमारा जो बायलेटरल ट्रेड है उसने $25 बिलियन मार्क टच किया था 2022 में। एंड डिस्काउंटेड ऑयल हमें वहाँ से मिला था। देन ऑयल परचेजेस काफ़ी बड़े थे। फिर बायलेटरल इन्वेस्टमेंट चलती आ रही हैं, वो 2 नंबर्स आप यहाँ से देख सकते हो। कुछ और एरियाज ऑफ कॉपरेशन यहाँ पर देखे गए हैं, जैसे कि न्यूक्लियर एनर्जी में कॉपरेशन देखा गया। जैसे हमने पीसफुल न्यूक्लियर एनर्जी के लिए पार्टनरशिप की है रशिया के साथ कि, और साथ ही साथ ट्रिपार्टाइट पैक्ट भी हमने बांग्लादेश के साथ किया था सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर स्पेस कॉपरेशन में अगर देखा जाए तो रशिया ने इंडिया का जो स्पेस प्रोग्राम था उसके लिए सपोर्ट दिया था, जो गगनयान मिशन था, तो उसमें रशिया इन्वॉल्वमेंट रशिया का देखा गया था इसमें। इनफैक्ट इंडिया की जो फर्स्ट अनमैन्ड सैटेलाइट आर्यभट्टा 1975 में, तो यहाँ पर भी सोवियत यूनियन ने ये लॉन्च किया था। तो आप ओवरऑल ये देख सकते हो हमारा हिस्टोरिकली काफ़ी अच्छा खासा इंगेजमेंट रशिया के साथ चलता आ रहा है। फिर साइंस एंड टेक के मामले में हमारा कोलैबोरेशन बेसिक साइंसेज में तो रहता ही है। RIN ऑफ यूनिवर्सिटीज़ में, रशियन इंडियन नेटवर्क ऑफ यूनिवर्सिटीज़। एंड आर्कटिक एंटार्क्टिक रीजन्स में रिसर्च की बात आती है तो ये पोलर रीजन्स में हम लोग रिसर्च में साथ में कोलैबोरेट कर रहे हैं, तो कोलैबोरेशन हमारा देखा जाता है। अब कुछ चैलेंजेस भी होंगे ऑब्वियसली इस रिलेशनशिप में। सबसे पहला चैलेंज तो इकोनॉमिक चैलेंजेस ही आ जाते हैं, जहाँ पर ट्रेड डेफिसिट आता है, क्योंकि बहुत सारे रेगुलेटरी बैरियर्स का हमने सामना करना पड़ता है। नॉन टैरिफ इशूज़ है, ये तो हमें बहुत मैक्सिमम कंट्रीज़ के साथ ये वाला आप चैलेंज लिख पाओगे कि इकोनॉमिक चैलेंज में ये हाई ट्रेड डेफिसिट आता है रेगुलेटरी इम्पेडिमेंट्स के चलते या फिर नॉन टैरिफ बैरियर्स के चलते। और रशिया का जो जैसे क्लासिफिकेशन है कि टी को ये फ्रूट और वेजिटेबल्स में काउंट करते हैं, तो वो सारी चीज़ों के चलते ना वो दिक्कत आती है। फिर उसके बाद डिफेंस चैलेंजेस हैं, जिसमें आपको डिफेंस को थोड़ा सा और मॉडर्नाइज करने की नीड है बियॉन्ड रशिया, ताकि आपके सैंक्शंस वगैरह ये सारी चीज़ें अवॉइड हो जाए। कार्ड्स सैंक्शंस है वो अवॉइड हो जाए, इसके बारे में आप पढ़ सकते हो थोड़ा सा डिटेल में। तो यहाँ से आप देख सकते हो कार्डसा इज काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। मतलब कि यहाँ पर बेसिकली क्या किया था कि यूनाइटेड स्टेट्स के फेडरल लॉ ने सैंक्शंस इम्पोज कर दिए थे ईरान, नॉर्थ कोरिया और रशिया पे। तो यहाँ पर ये था कि आप जैसे सेल और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह नहीं कर सकते, डिफेंस के जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें है ना। कुछ सैंक्शंस इम्पोज कर दिए कि आप, क्योंकि ये देखा गया था ये रशिया का काफ़ी इन्वॉल्वमेंट रहा था यूक्रेन सीरिया में, तो ये सारी वॉर्स में इन्वॉल्वमेंट के चलते ये सैंक्शंस इम्पोज किए गए थे कि वॉर को थोड़ा रोका जाए। और वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन प्रोग्राम्स हैं, जैसे ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल्स थी, तो इन पर सैंक्शंस इम्पोज करना, ये सारी चीज़ें मेजर्स लिए गए थे। तो यहाँ पर वही बात की गई है कि अगर इंडिया को अपने डिफेंस सप्लाईज को और डाइवर्सिफाई करना है और ये कैट्सा सैंक्शंस को अवॉइड करना है, तो रशिया के आगे भी सोचने की नीड है इंडिया को, सिर्फ रशिया तक नहीं रह सकते, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी उस पर बहुत सैंक्शंस लगे हुए हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर, मतलब कि आपकी ग्लोबल डायनामिक्स ही चेंज हो रही है। मतलब इंडिया और रशिया की जो मल्टीपोलैरिटी है वर्सेस जो अमर्जिंग बाइपोलर वर्ल्ड है, तो आपको रशिया के बियॉन्ड थोड़ा सा देखना ही पड़ेगा। जैसे कि एक बाइपोलर वर्ल्ड की तरफ शिफ्ट देखा जा रहा है, क्योंकि USA और चाइना की जो राइवलरी क्लैशेस हैं वो इंडिया और रशिया का जो विजन है मल्टीपोलैरिटी का उसके साथ क्लैश कर रही है। तो एक चेंजिंग ग्लोबल डायनामिक्स देखे गए हैं। फिर जियो स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट को एक्सपैंड करना, मतलब कि एक ब्रॉडर पार्टनरशिप देखी जा रही है बियॉन्ड साउथ एशिया। तो इंडिया का इंटरेस्ट अभी साउथ एशिया के भी बियॉन्ड जाने लगा है। बहुत सारे ऐसे नेशंस के साथ इंडिया पार्टनरशिप कर रहा है जिसके रिलेशंस रशिया के साथ अच्छे नहीं हैं, तो रशिया के बियॉन्ड ऑब्वियसली इंडिया ने देखना शुरू कर दिया है। फिर एक नेचुरल इंक्लिनेशन है वेस्ट के साथ इंडिया का, तो इंडिया का जो डेमोक्रेटिक नेचर है उसकी वजह से वो वेस्ट की तरफ ऑलरेडी एक इंक्लिनेशन तो रहता ही है। वे फॉरवर्ड में आप ये बात करोगे, एक तो हमारा ट्रेड की
ट्रेड को और डाइवर्सिफाई करने की नीड है, प्राइवेट सेक्टर एंगेजमेंट बढ़ाने की हमें नीड है, देन कोलैबोरेशन बनाने की नीड है हमें बायलेटरल और रीजनल फ्रंट्स पर, देन डिफेंस सप्लाईज को मॉडर्नाइज करने की नीड है हमें, को प्रोडक्शन कर सकते हैं, जॉइंट डेवलपमेंट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों से हम अपनी डिफेंस सप्लाईज को मॉडर्नाइज कर सकते हैं। मल्टीलेटरलिज्म हम लोग इंटरनेशनल फोरम्स पर अपहोल्ड कर सकते हैं, साथ ही साथ ग्लोबल पीस और स्टेबिलिटी बनाने के लिए हम कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ शेयर कर सकते हैं। तो शेयर्ड कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को प्रमोट करना, ये सारी चीज़ें हम एक वे फॉरवर्ड में बात करते हैं इंडिया और रशिया के टाइज में।